नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर ओझा मटिया गांव में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने का जो खुलासा है वो नहीं हो पाया है, आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग में घर का सारा सामान जो है वो जल चुका है। आग में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ये बेतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओझा मटिया गांव में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का हालांकि खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में घर का सारा सामान जल गया है। आग में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। हालांकि समय रहते ग्रामीणों की ओर से ये पहल की गई और आग को बुझा लिया गया, लेकिन उस वक्त तक घर का सारा सामान जल चुका था। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है और गनीमत रही कि आग से जान माल के नुकसान की अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। और बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां पर दिनाचकला गांव में आग की घटना सामने आई है और यहां पर भी आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बताते चले कि यहां पर भी लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है और फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं और खगड़िया से हमारे सहयोगी दिग्विजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्विजय, आग लगने के पीछे क्या कुछ वजह सामने आ रही है और कितने का नुकसान बताया जा रहा है फिलहाल? जी बता दें कि जो परिवार वाले हैं जो हमारी बात हुई है वो भी स्पष्ट ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर घर में कैसे आग लगी। जैसे ही उनको आग लगने की सूचना मिली उसके बाद गांव में पूरा तफरी मच गया। ग्रामीण प्रयास से आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक अग्निशामक विभाग की भी जो अधिकारी थे उनको भी खबर मिली और उसके बाद वो पहुंचते हैं। उसके बाद आग पर काबू पाया गया। अग्निशामक विभाग जो वहां पर पहुंचती है और तुरंत जो आग पर काबू पाती है, उसके कारण आसपास के जो और जो घर थे वो आग के चपेट में नहीं आ सके हैं। तो हालांकि जो नुकसान है उसका आंसू घर में रहते हुए थे, घर जो सामान था वो पूरा कहीं न कहीं से पूरा जल करके राख में तब्दील हो गया है। एक तरह से ये कह सकते हैं आग लगने की घटना से जो परिवार उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए दिग्विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए अगली खबर भागलपुर से है, जहां पर भागलपुर के नाथनगर के सीटीएस कैंपस में 4 बम मिले हैं। अब फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लगातार भागलपुर में बम मिलने के बाद लोगों में जो है वो दहशत का माहौल है। लोग साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने को कह रहे हैं और जो भी लोग इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है लोगों की ओर से। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से भागलपुर में लगातार बम मिलने की जो खबर सामने आ रही है उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीटीएस कैंपस से 4 बम बरामद किए गए और दूसरी तस्वीर जहां इस बम के बरामदगी के बाद घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी, वरीय अधिकारी मौजूद हैं और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। अभी हम लोगों का दोनों समाज का त्यौहार चल रहा है और आज एक जुलूस भी था और कल भी परसों भी, अभी लगातार 4 दिनों का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में इस तरह का मामला सामने आकर ये तकलीफदेह है और इस पर समुचित जांच हो और जितने भी क्षेत्रीय या क्षेत्र के बाहर भी असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाथनगर हम दोनों भाई सभी पर्व, यहाँ जो ये नाथनगर है हमारा मुखिया नीतीश कुमार जी का भी नज़र रहता है, लेकिन हम दोनों भाई 89 के बाद हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाते हैं। या चैती नव दुर्गा हो, अही चैती यहाँ सीटीएस के ठीक नीचे मिला है जो यहाँ लाखों की भीड़ लगेगी और हम दोनों भाई लगता है वो सामाजिक तत्व रख दिया होगा। ये पुलिस हम एसपी महोदय से और डीआईजी साहब से और यहाँ के थाना प्रभारी से मांग करेंगे कि इनका उचित जांच हो। कोई भी वो सामाजिक तत्व हो वो सलाखों के पीछे हो।
भागलपुर शहर में बम मिलने का सिलसिला जो है रुक नहीं रहा है। आज जो है सीटीएस कैंपस के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बम जैसा चीज़ रखा हुआ है। अब जांच में ही ये पता चलेगा बम है या इसमें और क्या है। 2 बम के जैसा चीज़ है यहाँ पर अभी मिला है और इसके मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि सीटीएस के लोग जो है यहाँ पर आकर छानबीन कर रहे हैं कि कहीं और भी ना हो। लोकल थाने को भी इसकी सूचना दी गई है और लोकल थाना अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, लेकिन कुछ देर में पहुँचने की संभावना है यहाँ पर कि लोकल थाना भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। लगातार 4 तारीख को भी है बूढ़ानाथ में एक पुड़िया में कुछ पदार्थ मिला था जिसको बम होने की सूचना कही जा रही थी। वहीं आज जो है अब सीटीएस कैंपस के अंदर यहाँ पर इस दीवार के उस पार सलाटर हाउस मोहल्ला है और उससे ठीक सटे यहाँ पर 2 बम टाइप का चीज़ जो है गिराया गया है। अब पुलिस जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या है। और कहा जा सकता है कि भागलपुर शहर में लगातार जो है बमों के विस्फोट का सिलसिला जहां जारी था, वहीं अब जो है लगातार इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं जिससे कहा जा सकता है कि अपराधी तत्वों या असामाजिक तत्वों की ये खुराफात हो सकती है जो शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पुलिस को जो है तत्परता से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि भागलपुर को आखिर कौन दहलाना चाहता है। ऐसे कई गंभीर सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि पहले मिले बम और विस्फोट में क्या कुछ कार्रवाई की गई, और सवाल ये कि क्या ये सब पुलिस की सुस्ती का नतीजा है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए लेकिन पुलिस इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और भागलपुर से हमारे सहयोगी आशीष रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए 4 बमों की बरामदगी होती है, वहां पर कौन कौन सी टीम इस वक्त मौजूद है और अभी तक की जांच में क्या कुछ पता चल पाया है, किस तरीके का बम है, कितना शक्तिशाली बम है। और देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब बम की बरामदगी हुई है, इससे पहले भी कई बार भागलपुर शहर की अगर हम बात करें तो बम मिल चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना तो यहाँ पर लाजमी है। जी, लगातार जो है ये सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम अभी पहुंची हुई है और लगातार जो है वो यहाँ पर और कहीं पर अगर बम रखे गए होंगे तो उनकी छानबीन जो है उसके द्वारा की जा रही है। वहीं बम स्क्वाड की टीम को भी जो है सूचना दी गई है और थोड़े देर के बाद वो भी यहाँ पर आएगी और सारी चीज़ों की जाँच उनके द्वारा किया जाएगा कि आखिर ये बम कितना शक्तिशाली है और इसमें क्या हो सकता था और किस तरह के बारूद इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी जानकारी बम स्क्वाड के आने के बाद होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि भागलपुर शहर में जो है पिछले साल 9 नवंबर को जो नाथनगर स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ था, एक बम धमाका हुआ था, उसमें एक जो कूड़ा चुनने वाले हैं वो घायल हुए थे। उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी था। नाथनगर में कई जगहों पर धमाके हुए थे और हमारे साथ विकास भी हैं, हम उनसे जानते कि उन्होंने भी इस खबर को लगातार देखा है, तो वो क्या कहेंगे इस पर। देखिए, लगातार नाथनगर में अगर देखा जाए जिस तरह से बम धमाके हो रहे हैं और इससे पहले जो है 9 दिसंबर को रेलवे स्टेशन ट्रैक पर बम धमाका हुआ था, उसमें नाथनगर के ही कूड़ा बिनने वाले चुनने वाले एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है मोमिन टोला में बम धमाका हुआ था, आंशिक रूप से 2 बच्चे जख्मी हुए थे। मखदूम शाह दरगाह में 13 दिसंबर को घटना होती है, टिफिन में रखा बम फूटता है, एक बच्चे की मौत होती है। पूरी घटनाक्रम की जांच अभी तक चल रही है। इसमें तीनों घटनाक्रम में एक जो है अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ। ये सारा सब कुछ चल ही रहा था कि फिर अचानक से तातारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चक में धमाका होता है, 15 लोगों की जान जाती है। इसकी जांच अभी जारी थी। उसके बाद फिर जो है आज से 2 दिन पहले जो है मुख्य मंदिर का रास्ता जो है बूढ़ानाथ का,
उस रास्ते में बम मिलता है। हालांकि जो है पुलिस कप्तान उसे बम नहीं होने की बात कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस के नाक के नीचे जिस तरह से सिपाही प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस में बम मिला है, वो भी 4 जिंदा बम, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन को ये साफ तौर से चुनौती है। अगर यह साजिश है तो फिर भी पुलिस प्रशासन के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस चुनौती कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है, कौन असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं, आखिर जिला प्रशासन इसको लेकर आखिर कब कड़ी रुख अख्तियार करेगी। तो बहुत बड़ा सवाल है, साजिश हो या फिर असामाजिक तत्व का हाथ हो, ये चुनौती सीधी रूप से भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को है। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है इस तरह से बमों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो जांच होनी चाहिए अभी तक वो मुकम्मल जगह पर नहीं पहुंच पाई है। जो अपराधी हैं इसके वो अभी तक पकड़ से बाहर है। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर आरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नदी में डूबने से 4 बच्चे जो डूब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, वहीं 3 बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया है। आपको बताते चले कि छठ महापर्व के दौरान नदी में नहाने ये बच्चे गए थे और इसी दौरान नदी में 4 बच्चे डूबे, लेकिन 4 में से 3 बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया, वहीं एक की मौत हो गई। सारीपुर सोन नदी घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर देखिए सारीपुर सोन नदी घाट पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां नदी में 4 बच्चे डूबे, एक बच्चे की यहाँ पर मौत हो गई। छठ पूजा में नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और मौके पर मौजूद लोगों ने हालांकि 3 बच्चे को बचा लिया है, लेकिन एक बच्चा यहाँ पर डूब गया है जिसकी मौत हो चुकी है। और वहीं देखिए भागलपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। कल की अगर बात करें तो कल जो अधिकतम तापमान था वो 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन आज सुबह से ही मौसम जो है वो खुशनुमा है। काले बादल छाए हुए हैं और इसकी वजह से ठंडी हवाएं जो चल रही हैं और उसे लेकर जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उन्हें गर्मी से यहाँ पर थोड़ी राहत जरूर मिली है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की इस रिपोर्ट को। भागलपुर का जो मौसम है वो सुहाना हो चुका है। सुबह से ही हवा चल रही है और आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। कल लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम यहाँ का तापमान था, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को गर्मी महसूस हो रही थी और काफ़ी लोग गर्मी से परेशान थे। लेकिन सुबह से ही जो है मौसम प्लेजेंट हो चुका है और लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है। लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, कैसा मौसम है? कल कितनी गर्मी थी? कल तो गर्मी एक्सेस गर्मी था सर, जहाँ तक कि 40 के लगभग था। आज अभी तो सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सुहाना बुझा रहा है सर, अच्छा बुझा रहा है सर। मेरा नाम हुआ बालबोध चौधरी। तो अब देख सकते हैं कि लोगों को भी राहत, को गर्मी से राहत मिली है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है, लेकिन इस गठबंधन के बावजूद भी सम्राट अशोक की जयंती अलग अलग तारीख पर दोनों पार्टियां मना रही है। इसे लेकर अब सम्राट चौधरी का बयान सामने आ चुका है। मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सम्राट अशोक की जयंती मना रही है और उन्हें इस पर गर्व है। पार्टी है भाई, 2 पार्टी हैं और सिंगल पार्टी बिहार में, सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को मना रही है। मैंने बार बार कहा है। और दूसरे जगह संस्था कार्यक्रम कर रही है, उसमें पार्टी के लोग आ रहे हैं। लगता है कि एक साथ होता तो और मजबूती होती, फिर और भी नहीं, मजबूत है, दोनों की ताकत ही मजबूती है और एनडीए एकजुट है, तब ना कल हम 13 सीट से अधिक जीत चुके, इसलिए हम आगे भी जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लिए कोई स्कोप वो तो नहीं मना रही है ना, हम मना रहे हैं और संस्था मना रही है। इसलिए बीजेपी भारत के सबसे बड़े राजा का जयंती समारोह मनाने जा रही है। जिस अशोक स्तंभ पर हमें गर्व है और जिस तिरंगे के चक्र, जिस तिरंगे के लिए हम जान दे सकते हैं, उस तिरंगे का चक्र जिस राजा का है, उसके जयंती का समारोह मना रहे हैं। और पटना के गांधी मैदान में हर रोज आपको लड़कियां जो हैं वो दौड़ लगाती नजर आ जाएंगी। सपना बस इतना है कि पुलिस में अपनी सेवा देनी है और अपनी सपनों की उड़ान को पूरा करना है। आपको बताते चले कि ये जो लड़कियां हैं वो पुलिस में अपनी सेवा देना चाहती हैं और इसको लेकर ये जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं।
तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो एक्सरसाइज भी कर रही हैं और गांधी मैदान में हर रोज़ ये लड़कियां मौजूद रहती हैं और लगातार दौड़ती हुई नजर आती हैं। सुबह शाम यहाँ मैदान में एक तरफ जहाँ पुरुष अभ्यर्थी आर्मी में जाने की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं, तो वहीं लड़कियां भी लॉन्ग जंप, हाई जंप के साथ दौड़ लगाती हुई दिखती हैं। सभी को विश्वास है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बेटियों का पुलिस सेवा में जाने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि गांधी मैदान से लेकर राजधानी पटना के जो भी प्लेग्राउंड है वहां पर बेटियां जो है बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक आपको दौड़ लगाती हुई, हाई जंप, लॉन्ग जंप करती हुई नजर आ जाएंगी, क्योंकि जुनून है पुलिस सेवा में जाने का। तो देखिए इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की तस्वीर। एक तरफ जहां बड़ी संख्या में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो कोई सेना में जाना चाहते हैं, कोई दारोगा बनना चाहते हैं, कोई सिपाही बनना चाहते हैं, चारों तरफ प्रैक्टिस करते हुए आपको अभ्यर्थी दिख जाएंगे। क्या बदलाव चाहती हैं, आखिर पुलिस में ही क्यों? पुलिस में जाने के लिए ये होता है कि लड़कियां मतलब आगे बढ़ती है, मजबूत अपना आप को समझती है। क्या नाम हुआ? आयुषी राज। बिल्कुल। अभी कोई एग्जाम आप लोगों ने दिया है जिसका रिजल्ट आया हो और आप लोग अब दौड़ लगा रहे हैं? मद्य निषेध का प्रोफेशनल वाला। अच्छा, उसका रिजल्ट आ गया? जी। अच्छा, दौड़ बाकी है? जी सर। टफ तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, बट अब मेहनत करना है तो आगे सफल होना ही है। जो बेटियां हैं अपनी तकदीर लिख रही हैं, उड़ान भरना चाह रही हैं, और जिन्होंने अभी फिलहाल मद्य निषेध का रिजल्ट निकाला है उनका फिजिकल बाकी है। यही वजह है कि लगातार जीत और मेहनत कर रही हैं और फिजिकल के लिए प्रैक्टिस में जुट गई हैं ताकि सफलता मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां पर सुंदर पहाड़ी प्रखंड के लोग जो हैं वो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। आप समझिए कि इतनी गर्मी है और इस वक्त पानी की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने ये कहा कि 2 दशक पहले एक कुएं का निर्माण कराया गया था, लेकिन वो कुआं अब टूट चुका है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है जो कुएं का जो पानी है वो सूखता जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। कुएं में गंदगी अधिक होने के बाद भी लोग इसी का पानी पीने को मजबूर हैं। मतलब पानी पूरा सूख जाता है, वैसे इसमें भी स्थिति खराब है। फिर भी इसमें प्रदूषण, जैसे बाहर से कोई चीज़ बहा के आता है तो कुएं पर डूब जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि नीचे है तो पूरा नीचे है। तो यही पानी पीते हैं? यही पानी पीते हैं 15 से 20 घर के लोग। और कोई सुविधा नहीं है? और कहीं पानी वगैरह कहीं नहीं है, चापाकल भी नहीं है, और पेयजल कहीं भी अच्छा स्वास्थ्य के लिए खोजते हैं तो नहीं मिलता है। यही कुआं से उठाते हैं। तो बीमारी भी हो जाता है? बीमारी ऐसे तो फैलता है बहुत। हमारे साथ एक और स्थानीय लोग हैं, इनसे बात। बरसात का दिन में भी नदी का पानी तो बाहर से आता है ना, पानी सब, इसलिए में गंदा पानी कुंजा काफी पीते हैं। अभी भी देखिए कितना दिखता है, कुंजा भी गिरने के जैसे हुआ है। तो इसमें डर नहीं लगता? इस तरह के डर लगता है, हम लोग को भी डर लगता है, पूरा गंदा पानी है, यही पीने का मजबूरी है। इसीलिए में तो बीमारी आ जाता है ना। तो मुखिया को कभी बोलते नहीं? बोल रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं। आज वीडियो को बोलिए कि प्रखंड में जाके, और वीडियो अब कोशिश करेगा तब। और देखिए हजारीबाग के ग्रामीण इलाके में महुआ चुनना ग्रामीणों के आर्थिक का एक मुख्य साधन है। आपको बताते चले कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो ग्रामीण हैं वो महुआ चुनने जंगल जाते हैं और यहाँ पर खून पसीने की कमाई जो है वो इस महुए से ही कमाते हैं। वहीं इन ग्रामीणों की ये शिकायत है कि सुबह से शाम तक वो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बिचौलिए उनसे 30 रुपये प्रति किलो की दर से महुआ खरीद कर ले जाते हैं और उसे बाजारों में 50 रुपये की दर से बेचते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार धान की तरह ही महुआ की खरीदारी करे ताकि महुआ चुनने वालों को उनका सही मेहनताना मिल सके। मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत अति सुदूरवर्ती उरेज के जंगलों में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण सुबह से महुआ चुनने के कार्य में लगे हुए हैं। दरअसल झारखंड के गांव में महुआ जो है एक आर्थिक स्रोत है, यहाँ के ग्रामीणों का जीविका का आधार है। ऐसे में यहाँ पर हम बात कराते हैं एक महिला से। आप बताइए, महुआ चुन करके किस तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं? हम लोग तो आत्मनिर्भर हम लोग एक बचपन से ही हैं। अच्छा। मतलब हम लोग को जब से ज्ञान हुआ है तब से हम लोग महुआ चुनने का ही कार्य करते हैं और इसी से जीने खाने का आधार हम लोग को बना रहता है। अच्छा। और हम लोग जब मेरा शादी भी हो गया तो आए जब वो ग्रामीण उरेज में, तो भी महुआ चुनने का कार्य कर रहे हैं और अपना गहना गुड़िया जेवर जो भी है हम लोग
चुन उन के अपना जमा करके बनवाते हैं। तब समझ सकते हैं महुआ चुन करके जेवर भी बना लिए। गाँव में कहावत है कि गाँव की बेटियाँ जो हैं महुआ चुन करके अपने लिए जेवर का भी जुगाड़ करती है। ऐसा महुआ भी तो 30 रुपये केजी बिक रहा है। किसको देते हैं? ये लेने आता है गांव में, गांव घूमता है उन लोग लेके। अच्छा, बिचौलिया लोग। अच्छा। और बिचौलिया लेके जाता है और फिर फुटिया में बेचता है, वो 50 रुपये केजी। शाम 4 बजे तक ले चुनकर हम लोग इसे इकट्ठा करते हैं। बिचौलिया लोग आते हैं, उन लोग को हम लोग देते हैं 30 रुपये। उन लोग बाज़ार में मंडी में बेचते हैं 50 रुपये करके। मार्च के प्रारंभ से महुआ चुनने का काम ये ग्रामीण शुरू करते हैं और लगभग 2 महीने तक ये महुआ चुनने का कार्य करते हैं। एक पेड़ से 50 से 60 किलो महुआ प्राप्त करते हैं, लेकिन इतनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद इन्हें प्रति केजी 30 रुपये के हिसाब से महुआ बेचने के बाद होना पड़ता है, क्योंकि बीच में बिचौलिए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और अगली खबर आपको जामताड़ा से बता रहे हैं, जहां पर कल्याण विभाग की ओर से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस विभाग की ओर से एक एसटी आवासीय स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। आपको बताते चले कि छत की हालत जो है वो जर्जर है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो रसोई घर में पढ़ने को मजबूर हैं, ऑफिस में पढ़ने को मजबूर हैं और इस वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। आवासीय विद्यालय के कमरे बिल्कुल जर्जर हैं, छत का प्लास्टर कभी भी गिर सकता है। ऐसे में रसोई घर और ऑफिस में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। स्कूल में न तो शौचालय की सुविधा है और न बिजली पानी का। पानी के लिए केवल एक चापाकल है। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के ITDA निदेशक ने जिला कल्याण पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद स्कूल की दूसरे जगह शिफ्टिंग की जाएगी। 1986 में स्थापना किया गया था और तब से उसी स्थिति पर अभी भी विद्यालय चल रहा है। विद्यालय में कुल अभी 60 बच्चे हैं वर्तमान में और बिल्डिंग जो है वो जर्जर घोषित किया जा चुका था पूर्व में, लॉकडाउन के समय में। तो 4 फरवरी से स्कूल खुला है, हम लोग तभी से विद्यालय को संचालन कर रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, जितना शीघ्र हो इस पर उचित से उचित विचार किया जाए और हमारे क्षेत्र के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लें। और देखिए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक नया अभियान शुरू किया गया है और उस अभियान का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। आपको बताते चले कि इस अभियान के तहत जो संस्कृति है हमारी, जो हमारी कला और संस्कृति है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसके तहत कई आयोजन भी किए जा रहे हैं। इस अभियान में गांव की सभी जानकारी एक ऐप में डाली जाएगी, जिस पर एक क्लिक करते ही गांव की कला, संस्कृति, विरासत के साथ ही पौराणिक इतिहास और संस्कृति के बारे में पता चलेगा। देवघर में जल्द ही अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसे प्रज्ञा केंद्र के जरिए कराने की योजना है। इसके लिए सभी VLE को ट्रेनिंग दी गई है, साथ ही इसके सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। में गांव है या ऑल ओवर इंडिया जितने भी गांव हैं, इन सारों का ऑनलाइन किया जाएगा इन सारे गांव को। और इन सारे गांव को जितने भी धरोहर है, जैसे पुराने मंदिर हो गए, कल्चर हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसमें एक क्लिक पे आप उस पूरे गांव का जितना भी पुराना सर्वे है या जितना भी पुराना उस गांव में बिलीव्स है, रिलीजियन है, वो सारा चीज़ आप लोग एक क्लिक पे कहीं पे भी बैठे हुए देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम अगले महीने से शुरू हो जाएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसमें हम सभी को अपना योगदान देना है। और देखिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल जो हैं वो खुलने लगे हैं। इसी कड़ी में देवघर में भी स्कूल खुल गए हैं। देवघर DC ने खुद स्कूल में जाकर स्कूल का निरीक्षण किया और सभी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखा, बच्चों से बातचीत की, बच्चों की जो भी परेशानी थी उन्हें सुना, बच्चों की शिकायतों पर ध्यान दिया और सभी शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से जो स्कूल का संचालन वो अच्छी तरीके से किया जाए। आपको बताते चले कि बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली गई, साथ ही शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील की क्वालिटी भी खुद खाकर जांच की।
और गोड्डा में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज छठ महापर्व का समापन हो गया। आपको बताते चले कि 2 साल कोरोना की वजह से जो छठ व्रती थे वो छठ महापर्व नहीं मना पा रही थी, लेकिन इस बार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया गया और आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। इस बार छठ घाट पर काफी भीड़ देखी गई। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। गोड्डा के अलावा महागामा के भी कई घाटों पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ दिया और उसकी आराधना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।